तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नोवेल के चैप्टर नंबर 336 में आप सभी का स्वागत है। माफ़ करना, कल ऐसी ही स्थिति आ गई थी कि मैं एपिसोड अपलोड नहीं कर पाया, इसलिए आज कर रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे होली रेलम वाले बंदे भी यहाँ पर आ रहे होते हैं। इसी के साथ पैलेस मास्टर युंगजियांग और लू फेंग में बातें होने लगती है, जिसके साथ पैलेस मास्टर युंगजियांग लू फेंग से कहते हैं कि अल्ट्रा लिमिट लेवल एग्जिस्टेंस के इमर्जेंस के कारण ही हमारे सिटी के अंदर इतना बड़ा खतरा आ गया था, और हर एक सिटी का कारण अल्ट्रा लिमिट लेवल बेइंग ही होते हैं। अब लू फेंग भी एग्री करता है, क्योंकि देखा जाए तो बाहर से किसी सिटी को ब्रीच कर पाना, उसे तोड़ देना इतना भी आसान नहीं होता जब तक कि आप अंदर से उसको खोखला ना कर दो। पैलेस मास्टर वयांग मारा गया, वहीं पे पैलेस मास्टर गाइटो भाग गया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि एक अल्ट्रा लिमिट लेवल हार्ट बीविचिंग वॉर्म पहले से ही अंदर मौजूद था। अगर वो मौजूद न होता तो आज दो पैलेस मास्टर लेवल वाले बंदे ऑलरेडी प्रेजेंट होते, जिसकी वजह से फॉर्मेशंस काफी ज्यादा पावरफुल होते, वो इसको ब्रीच कर ही नहीं पाते। जिसके साथ पैलेस मास्टर युंगजियांग इसके और बोलते हैं कि इसलिए हमारे प्रैक्टिशनर्स टीम को जो कि यूनलान सिटी में आते हैं उनके बारे में हमें समझना चाहिए, उनकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए, और साथ में उन सबको ट्रैक भी करना चाहिए, और जो हार्ट बीविचिंग वॉर्म है उन सबको खत्म कर देना चाहिए, ताकि हम लोग आगे खतरा ना पोजेस कर सके। तो लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि मेरी क्लोन ऑलरेडी उन तीनों हार्ट बीविचिंग वॉर्म क्लोन के पीछे गई हुई है, और ये बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी। जिसको सुनकर पैलेस मास्टर युंगजियांग यार सरप्राइज भी हो जाते हैं, लेकिन वो स्माइल करने लगते हैं, क्योंकि लू फेंग के स्ट्रेंथ के हिसाब से एक अकेले को मार पाना इतना भी हार्ड नहीं था, क्योंकि लू फेंग ने अकेले चार ओपोनेंट्स को संभाल रखा था। तो अकेले में तो लू फेंग उन सबको बच्चे की तरह मार डालेगा ना, ये तो बड़ी आसान की बात है। अब पैलेस मास्टर युंगजियांग कहता है कि अगर तुम अल्ट्रा लिमिट लेवल हार्ट बीविचिंग वॉर्म को मार भी क्यों ना दो, लेकिन मुझे सस्पेक्ट है कि डार्क होली रेलम के प्रैक्टिशनर्स फिर भी यहाँ पे आएंगे ही। तो लू फेंग सरप्राइज हो जाता कि आखिरकार यहाँ पे क्यों आएंगे, मैंने तो उन सबको खत्म कर दिया ना। तो यार अपने युंगजियांग कहते हैं कि देखो, उनकी इंटरेस्ट तुम में ज़्यादा होने लगेगी जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने क्या किया है। वो यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आएंगे, ना कि हार्ट बीविचिंग वॉर्म क्लोन को देखने के लिए आएंगे। और लू फेंग भी इन सब चीज़ों को अच्छे से जानता था कि आखिरकार ऐसा क्यों है। युंगजियांग भी जानते थे कि अगर वो भी यहाँ पे आते तो वो लू फेंग में इंटरेस्ट जरूर रहते। जिसके साथ इस चैप्टर में हमें उन चारों के हंट डाउन को दिखाया जाएगा, जहाँ पे हमें एक बड़े से वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ नहीं मौजूद था। अल्ट्रा लिमिट लेवल हार्ट बीविचिंग वॉर्म वहाँ पे बहुत ही हाई स्पीड से भाग रहा होता है। यहाँ पर यार उसको महसूस हो रहा था, उसको पता चल गया होता कि कैसे लू फेंग का क्लोन उसके पीछे आ रहा होता, और वो बंदा कहता है खत्म, सब चीज़ें खत्म हो गई है, मेरे जितने भी डिस्पर्स वॉर्म क्लोन्स थे वो लू फेंग के द्वारा मारे जा चुके हैं, और वो मुझे पूरी तरीके से ट्रैक कर रहा है हमेशा की तरह, मैं उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। फ्लाइंग स्पीड के मामले में भले ही उसकी स्पिरिचुअल बॉडी बहुत फास्ट थी, लेकिन वो लू फेंग के टेलीपोर्टेशंस को ओवर पावर नहीं कर सकता है। लू फेंग लंबे डिस्टेंस के लिए नहीं, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए टेलीपोर्ट कर सकता है, जो कि काफ़ी है उस स्पिरिचुअल बॉडी को पकड़ने के लिए। जिसके साथ लू फेंग क्लोन्स को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। देखो, वो हार्ट बीविचिंग वॉर्म क्लोन था जो कि अपने प्रोटेक्शंस के लिए पहले तो अपने क्लोन को भेजता है कि पहले उससे निपट लेगा तो क्या पता मेरे पास आते आते मैं निकल जाऊं, लेकिन लू फेंग उससे कहाँ जाने वाला था। जिसके साथ वो लू फेंग उसके मेन बॉडीज की तरफ ही आने लगता है। जिसके साथ वो बंदा घबराते हुए कहता कि एक बार लू फेंग की क्लोज जो कि उसकी सीक्रेट ट्रेस को कैरी की हुई है वो यहाँ पे आ गई तो मैं मारा जाऊंगा। और इस मोमेंट पे वो हार्ट बीविचिंग वॉर्म क्लैन पूरी तरह से यार पावरलेस हो चुका था। वो क्लियरली फील कर पाता कि कैसे लू फेंग उसके बहुत ही नज़दीक आता जा रहा है, और उसके पास कोई तरीका भी नहीं है रेसिस्ट करने का, और लू फेंग भी उसको नहीं छोड़ने वाला है। अब यार उसको पता था कि हम चार मिलके कुछ नहीं कर पाए तो अकेले में घंटा कुछ उखाड़ पाऊंगा। जिसके साथ वो क्या था कि मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं किसी स्नेक अटैक को यूज़ करूं, अगर मैं उसमें फेल हुआ तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि यार कुछ तो गलत हुआ, उसका दिल पूरी तरह से कांप उठता है, क्योंकि वो लू फेंग की स्पीड को देख पाता है कि कैसे वो उसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और बंदे की फट पड़ती है। जिसके साथ हमें लू फेंग को दिखाया
जाता है, जो कि देखता कि कैसे वो हार्ट बीविचिंग भागना ही छोड़ दिया था, क्योंकि यार वो भी जानता था कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए लू फेंग भी उसको पकड़ने लगता है और तभी अपना ब्लैक हेयर लू फेंग उसके सामने अपीयर हो जाता है। लू फेंग उसे अल्ट्रा लिमिट लेवल हार्ट बीविचिंग वॉर्म की तरफ देखने लगता है। इसके साथ हार्ट बीविचिंग वॉर्म अपने लू फेंग से गेस करते हुए कहता है कि लू फेंग, क्या ये तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोन में से एक है? तो लू फेंग हामी भरता है। जिसके साथ हार्ट बीविचिंग वॉर्म क्लैन लू फेंग की तरफ देखकर कहता है कि क्या तुम मुझे बख्श सकते हो, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहिए। जिसके साथ वो अपनी दुख भरी दर्द भरी कहानी सुनाने लगता कि मैं कैप्चर किया गया था, मुझे 9 रिवर होली वेलम में लाया गया था तुम्हारे टेरिफाइंग काइंड के द्वारा। वही ओवरलॉर्ड युवान और ओवरलॉर्ड जिन के बारे में बात की जा रही है और वो कहता है कि मैं सभी चीजें प्रेशर में किया था, मैं कुछ भी खुद से नहीं कर रहा था। जिसके साथ लू फेंग उसकी तरफ एक्सप्रेशन लेस होकर देखने लगता है, अपने हाथों को उठाता है और उसकी तरफ पॉइंट करता है। लू फेंग के फिंगर से हेवंस की पावर निकलती है, वहां पर एक बहुत ही बड़े स्पेस के अंदर दरार आना शुरू हो जाती है। इंस्टेंटली वो हार्ट बीविचिंग वॉर्म क्लैन के सामने अपीयर हो जाती है। उसकी फिंगर टिप एक फ्यूरी क्लॉ में बदल जाती है और वो हार्ट बीविचिंग वॉर्म क्लैन की बॉडी को पेनिट्रेट करके उसके लाइफ कोर को स्ट्रक करके खत्म वहीं पे मार डालता है, मतलब कि खत्म कर देता है। लू फेंग जरा सा भी हेसिटेट करता नहीं है। इसके साथ हमें यहाँ पे एक और एबिलिटी पता चलती है कि जिस मोमेंट पे लू फेंग स्ट्राइक कर रहा था, लू फेंग के सोल पे एक इनविंसिबल फोर्स ने अटैक किया था ताकि वो लू फेंग के कॉन्शियसनेस को कंफ्यूज कर सके। अब यहाँ पे हार्ट बीविचिंग वॉर्म क्लैन अपने मरने से पहले क्या था कि यार इसके अंदर तो थोड़ा सा भी हेसिटेशन नाम की चीज नहीं है, मतलब कि एक होता ना किसी को मार रहे हो तो थोड़ा सा हेसिटेट की जाती है, लेकिन अपने लू फेंग के दिल में थोड़ा सा भी हेसिटेट नहीं होता है। हार्ट बीविचिंग वॉर्म अपने डेथ के मौजूद भी कारण भी वो अनविलिंग नहीं कर रहा था कि यार मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ। जिसके साथ उसने शुरुआत में लू फेंग के सामने पूरी भीख मांगी ताकि वो लू फेंग के दिल को हिला सके। ऑब्वियसली मुझे भी यार थोड़ा सा बुरा लगा था कि यार इसकी क्या ही गलती थी, क्योंकि यार इसे तो बाहर के लोगों ने यार बंद करके फेंक दिया है, पर इस बंदे की तो मजबूरी रही होगी। आप में से भी कईयों को लगा होगा कि यार हाँ इसकी क्या ही गलती, लू फेंग को छोड़ देना चाहिए, अब क्या ही किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर यहाँ पे लू फेंग के मन में थोड़ी सी भी शंका होती, मतलब 1% भी 0.01% में लू फेंग के मन में कुछ शंका होती, तो यार अपने हार्ट बीविचिंग वॉर्म क्लैन का जो सीक्रेट यूनिट टेक्निक होता वो काम कर देता, क्योंकि उसने पहले ही अटैक से पहले लू फेंग पे अपने सीक्रेट टेक्निक को यूज किया था ताकि वो लू फेंग के माइंड को कंफ्यूज कर सके और उसके माइंड को बदल सके। अगर लू फेंग सच में जरा सा भी हेसिटेट करता तो हार्ट बीविचिंग वॉर्म की या सीक्रेट टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल होती कि वो लू फेंग को ये यकीन दिला देती कि यार हार्ट बीविचिंग वॉर्म इनोसेंट है, वो दुख भरी है, वो डेथ के लायक नहीं है, क्योंकि इनेट टेक्निक हार्ट बीविचमेंट की जाती है जो कि इमोशंस को एक सर्टेन एक्सटेंट तक बढ़ा सकती है। लेकिन लू फेंग का माइंड में जरा सा भी नहीं मतलब थोड़ा सा भी नहीं, इसी कारण वो बड़ी आसानी से उसको मारकर उसके कॉर्प्स को कलेक्ट कर देता है। जिसके साथ लू फेंग उसको बॉडी को कलेक्ट करते हुए कहता है मर्सी मैं तो कभी नहीं दिखाने वाला हूँ। लू फेंग समझता था कि आखिर उसे दया कब दिखानी चाहिए। अगर लू फेंग ऐसे समय में लाइफ एंड डेथ के समय में मर्सी दिखाएगा तो लू फेंग एक पुलिस के अलावा कुछ नहीं करेगा। प्रैक्टिशनर्स और नेटिव ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स ये दोनों अपोजिट फैक्शंस हैं, दोनों एक दूसरे को खत्म करने के लिए एम किया करते हैं। कुछ टेरिफाइंग ह्यूमन बीइंग्स को ही देख लो, वो ओरिजिन वर्ल्ड को ही डिवोर कर लेते हैं जिसमें कि बिलियंस ऑफ बंदे ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो आखिरकार क्या ही किया जा सकता है। इन दोनों के साथ एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल है, मतलब यार कुछ भी, वो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए बने हैं। अगर एक तरफ से भी कोई भी अपनी मर्सी को दिखाएगा तो दूसरे वाला कभी भी नहीं छोड़ेगा और ऊपर वाला वो बंदा ऊपर जा ही नहीं पाएगा। इसलिए ये सब कर रहा था। लू फेंग ऑलरेडी इन सबको छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि इन सब ने बहुत सारे बंदे को मार दिया होता है। जिसके साथ लू फेंग उसके बॉडी को कलेक्ट करता है तो लू फेंग को उसमें से कई सारे स्पॉइल्स मिलते हैं, जैसे कि पैलेस मास्टर वेयंग से, और साथ में कुछ एल्डर्स के टॉयज भी मिलते हैं जो कि उसने लूट रखे होते हैं। जिसके साथ लू फेंग कहता है कि जबकि हार्ट बीविचिंग वर्म इससे मैंने डील कर लिया तो अभी भी 3 और बाकी हैं, ये तीनों काफी ज्यादा आसान है। जिसके साथ लू फेंग तीनों डायरेक्शंस की तरफ देखने लगता है, उस तरफ जाने लगता है। लू फेंग ने
अपने क्लोन्स को 3 अल्ट्रा लिमिट लेवल बैंक्स के पीछे लगा दिया था ताकि वो भाग न सके, जिसके साथ हमें एक बहुत बड़े सी ऑफ ब्लड को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लैक मिस्ट होता है जिसने कि सर्पेंट लाइक कोलोसल क्रिएचर्स को किडनैप करके रखा होता है, मतलब कि उसको पकड़ कर रखा था कि तुम यहाँ से जा ही नहीं सकते। जिसके साथ वही ब्लैक सर्पेंट लाइक कोलोसल क्रिएचर लू फेंग से कहता है, लू फेंग मैं अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ, तो आखिरकार तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। और वो अपनी पावर से यार लू फेंग के ब्लड ऑफ सी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्लड ऑफ सी उसके ही पावर को कमजोर बनाता जा रहा था। जिसके साथ लू फेंग उससे कहता कि तुम्हें अपने किए की सजा देनी ही पड़ेगी। जिसके साथ लू फेंग उस पर ब्लड से अटैक करने लगता है और अपने मैसिव क्लॉ से भी उसको मारने लगता है, उस पर बार बार अटैक करने लगता है, लगभग डजन्स ऑफ अटैक्स करता है। फाइनली लू फेंग उसके लाइफ कोर को भी सैटर कर देता है। इसका ब्लैक सर्पेंट लाइक कोलोसल क्रिएचर्स जिसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल बॉडी होती है 4 अल्ट्रा लिमिट लेवल बैंक्स में से, वो भी मारा जाता है। इसके साथ हमें तीसरे को दिखाया जाता है जहां पे सी ऑफ ब्लड में एक और बंदा कैद होता है, वही थर्ड हार्ट बीचिंग वर्म क्लैड होता है। जिसके साथ लू फेंग उसको भी मारने की कोशिश कर रहा था, उस पर भी अटैक करता है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि यार वो नौटंकी करने लगता है। लू फेंग सोचने लगता है कि क्या ये मारा गया। जिसके साथ वो अपने बार्निकाई ऑफ डिस्ट्रक्शन से उसके काउजन इफेक्ट को ट्रेस करने लगता है कि क्या ये सच में मरा है या फिर नहीं। जिसके साथ वो उसके कनेक्शंस को देखने लगता है। जिसके साथ वो देखता है कि कैसे उस थंडिकल टेंटिकल बीस्ट के अंदर से जो कनेक्शन थी काउजन इफेक्ट की वो काफी कमजोर हो चुकी है, लेकिन वो कंप्लीटली गायब नहीं है। अब ये थंडर टेंटिकल बीस्ट होता है जो कि थर्ड हार्ट बीचिंग क्लैन होता है। यहाँ पे लू फेंग को हल्की फुल्की काउजन इफेक्ट दिख रही थी, लेकिन यार वो मरा नहीं था क्योंकि अभी भी काउजन इफेक्ट था। लेकिन लू फेंग सरप्राइज हो जाता है कि यार मैं उसके लोकेशंस को फील ही नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे बहुत बहुत ज्यादा दूर है और ये कॉन्स्टेंटली बदलती जा रही है। मैं इसके पिन पॉइंट लोकेशंस को पता लगा ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये डिस्टेंस एक हेवंस की तरफ जा रही है, वो हेवंस के किनारों तक जा चुकी है। जिसके साथ और भी कंसीलमेंट आने लगते हैं उसकी काउजन इफेक्ट के थ्रू, और भी ब्लर होना शुरू हो जाती है जिससे कि लू फेंग को पता नहीं चलता। मतलब लू फेंग ने 2 को मार दिया, एक को घर में मार दिया, 2 को बाहर, मतलब टोटल में 3 को मार दिया और चौथा को मारने आया तो वो मरा तो, लेकिन वो अभी तक जिंदा था क्योंकि उसने कुछ तैयारी कर रखी होंगी और उसके काउजन इफेक्ट को लू फेंग ट्रेस ही नहीं कर पाया था क्योंकि क्या पता उसने किस तरह के ट्रेजर्स को यूज किया था। जिसके साथ लू फेंग सोचते हुए क्या था कि ये थंडिकल टेंटिकल बीस्ट इसने जरूर वॉर से पहले एक बैकअप प्लान को बना रखा होगा जो कि उसने इस ट्रेजर को एक्टिवेट किया, तो ये एक लाइफ सेविंग मेथड है। तो मैं भी ये नहीं बता सकता हूँ कि ये किस रेस से बिलोंग करता है। देखो परफेक्शन स्टेज गॉड एम्पर से कोई भी अल्ट्रा लिमिट लेवल में ब्रेक थ्रू करता है तो उसके अंदर कुछ एक चेंजेस आती हैं जिससे कि वो अपने आप को इवॉल्व करते हैं, उनकी खुद की इनेट एबिलिटीज आ जाती है जो कि लीडर लेवल बेंग भी पोजेस नहीं कर पाते हैं। जिसकी वजह से लू फेंग क्या बहुत सारे बंदे पता ही नहीं लगा पाते कि आखिरकार उनकी ओरिजिनल रेस कौन सी थी। मतलब कि मान लो कि किसी ने अपने आगे चलकर रेस को ही बदल दिया, इतना वो पावरफुल हो गया, या फिर उसके पास ऐसी ही एबिलिटी आ गई जिसके साथ लू फेंग गिव अप कर देता कि छोड़ो जाने दो, अब वो ऑलरेडी चला जा चुका है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे यही 5 नहीं थे बल्कि 9 रिवर होली रिवर में कुछ और अल्ट्रा लिमिट लेवल बेंग्स मौजूद थे। लू फेंग के पास कोई ट्रैक करने का जरिया नहीं था तो लू फेंग जाने देता है, जिसके साथ कहता कि फ्यूचर के प्रैक्टिसेस उन सब के साथ डील कर लेंगे। जिसके साथ लू फेंग फाइनल अल्ट्रा लिमिट लेवल बेंग द डिस्ट्रक्शन बर्ड की तरफ जाने लगता है। जिसके साथ हमें डिस्ट्रक्शन बर्ड को दिखाया जाता है जिसने कि खुद को एक एंडलेस डिस्ट्रक्टिव ऑरा में ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है। जिसके साथ वो भी लू फेंग के ब्लड सी और ब्लड सी आयल को रिपेल कर रहा था, उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके साथ लू फेंग अपने वहीं पे सीक्रेट ट्रेजर्स को भी यूज कर रहा था, इमॉर्टल हर्ट, जिससे कि लू फेंग डिस्ट्रक्शन बर्ड को ट्रैप करके रख सके ताकि वो वहां से भाग ना सके। देखो वो लोग भागते तो बहुत लंबा टाइम लग जाता लू फेंग को कैप्चर करने में, इसलिए जब वो अकेले अकेले हो गए तो लू फेंग अपनी क्लोन्स को यूज करके कम से कम उन्हें कैप्चर तो कर ही लेता है क्योंकि वो भाग नहीं
सकते। लूफेंग की पावर्स इतनी हर एक क्लोन में थी, जिसके साथ लूफेंग उसके पे अटैक भी कर रहा था, लेकिन लूफेंग को महसूस होता है कि कुछ तो गलत है। लूफेंग अपने इमॉर्टल हार्ट की तरफ देखने लगता है, जो कि उसके डिस्ट्रक्शन ऑरा को सप्रेस किए होता है ब्लड सी आई के अंदर। लेकिन लूफेंग कहता है कि यार इस अल्ट्रा लिमिट लेवल बेंग्स की इसकी मास ऑफ ऑरा एकदम से कम हो गई है। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी फिजिकल बॉडी सबसे मुश्किल होगी एनिलेट करने के लिए। लूफेंग को लगा था कि यार वो बर्ड वाला उसका बॉडी सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब लूफेंग इस पर अटैक कर रहा था तो इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय आसानी से हो ही नहीं रही थी। लूफेंग ने डजन्स ऑफ क्लॉस स्ट्राइक कर दिए थे, लेकिन वो अभी भी पावरफुल थी, जिससे लूफेंग हैरान होता है। अगर लूफेंग यहाँ पे कुछ सैकड़ों बार मतलब 200-300-400 बार अटैक कर दे तो वो कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन बर्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन लूफेंग जल्दबाजी में नहीं था, क्योंकि लूफेंग ये समझ पा था कि इस बर्ड के पास जो टैलेंट है वो डिस्ट्रक्शन की टैलेंट है, जो कि काफी अच्छी है। लूफेंग खुद को अपने आप को बदलता है, उसको फोर्सफुली ह्यूमन फॉर्म में लाता है और उसके डिस्ट्रक्शन बर्ड को सील कर देता है और अपने इमॉर्टल हार्ट के अंदर रख देता है और कहता है कि अभी के फिलहाल मैं इसको जिंदा छोड़ता हूँ, इसके बॉडी को मैं डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं इसके डिस्ट्रक्शंस के पाथ को स्टडी करूंगा, जब मैं काम पूरा कर दूंगा तो मैं इसके बॉडी तक को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और जबकि लूफेंग की लाइफ एंड डेथ डाउ परफेक्ट स्टेज तक चली गई, मतलब लेट स्टेज तक चली गई है, तो लूफेंग को लेवल अप करने के लिए सेमी ह्यूमन लेवल्स 2 डॉज ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शंस को स्टडी करना होगा, क्योंकि परफेक्शन स्टेज और साथ में लेट स्टेज वाले कोई फायदा नहीं है लूफेंग के लिए। जिसके साथ लूफेंग इसकी बॉडी को इसलिए लेता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंशंस मौजूद थी। ये एक अल्ट्रा लिमिट लेवल हार्ट बीविचिंग वॉर्म था, जिसकी वजह से इसकी पावर्स भी काफी ज्यादा होती है। जिसके साथ लूफेंग अपने घर वापस लौटने लगता है। इस बैटल में लूफेंग का सामना 5 अल्ट्रा लिमिट लेवल बेंग से हुआ था, जिनमें से एक तो मारा गया था, मतलब एक सिटी के अंदर मारा गया, 3 बाहर मारे गए और थंडर टेंटिकल बीस्ट वो सरवाइव कर गया था और बाकी के तो लूफेंग उसको संभाल लेगा। जिसके साथ फाइनली हमें सीन चेंज कर 9 रिवर होली रिलम के अंदर एक मैसिव से एंसेंट वॉरशिप शिप को दिखाया जाता है। शिप के अंदर हमें 3 बंदों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते। ये कोई और नहीं डार्क होली रिलम के जीनियसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पता चल जाए कि डार्क होली रिलम के जीनियस उतने भी जीनियस नहीं होते अपने लूफेंग के सामने। जिसके साथ हमें एक विंग्ड वुमन को दिखाया जाता है जो कि बैठी हुई थी और वो वहां पे कहती है कि मेरे पास एक लेटेस्ट न्यूज है। अब उसकी विंग पूरी की पूरी प्योर व्हाइट थी, उसमें यहाँ बहुत ही चमकदार थी, मतलब किसी एंजल की विंग्स लग रही थी। जिसके साथ दूसरा आदमी एक एल्डरली मैन होता है जो कि यार अपने बुक को पलटते हुए कहता है कि लगता है कि हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, हमने कोई भी एक्शन नहीं लिया, वहां पर मिशन को एक्सेप्ट कर लिया। अल्ट्रा हार्ट बीविचिंग वॉर्म क्लैन वो मारे जा चुके हैं 3 दिन के अंदर ही, तो हमें भी हाफ मेरिट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे चाहे कुछ भी रीजन हो, अगर जो टारगेट है वो 3 दिन के अंदर मारा जाएगा तो उनके स्क्वाड को उनकी आधी मेरिट पॉइंट्स मिलती है, मतलब लूफेंग को आधी पूरी मेरिट पॉइंट्स आज मिलेगी क्योंकि लूफेंग ने सब चीज किया है ना। अब यहाँ पे अल्ट्रा लेवल हार्ट बीविचिंग वर्म ये 3 दिन के अंदर मारे जाएंगे, चाहे वो उनके हाथों से मारे जाएं या फिर नहीं, या फिर किसी और के हाथों में उन्हें मिलेगी। लेकिन अगर वो 3 दिन के अंदर नहीं मारे जाएं तो उन्हें पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं, चाहे उनके बाद वो कितना ही मार क्यों न लें। जिसके साथ वो बंदे कहते कि ये लूफेंग ये तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, इसने क्रूशियल मोमेंट पे ब्रेक थ्रू किया और पूरे सिटी के टाइड को ही पलट डाला। जिसके साथ वहां पे हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि रेड रॉब यूथ होता है, जो कि लूफेंग की तारीफी कर रहा होता है। साथ में वो ये भी कहता है कि मैंने सुना है कि उसने 4 अल्ट्रा लिमिट बेंग से फाइट करते वक्त भी अपर हैंड को पाया है, ये तो मुझसे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो ओल्ड मैन कहता है कि मैं भी इस लेवल का इमेजिन कर ही नहीं सकता, 4 अल्ट्रा लिमिट लेवल बेंग के साथ फाइट करना, मैं बेस्ट में अपने मेंटेन कर सकता हूँ बैलेंस को ही, मतलब कि मैं अपर हैंड तो नहीं ले सकता लेकिन मैं लोअर हैंड भी नहीं देने दे सकता हूँ। जिसके साथ वो विंग्ड वुमन प्रेज करते हुए कहती है कि तो सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। वो अभी तक डार्क होली रियलम में एंटर भी नहीं किया है, लेकिन अभी से ही वो इतना ज्यादा पावरफुल है और उसने कभी भी अपने इस सिटी को छोड़ा भी नहीं है और इस लेवल तक चला गया। सोचो जब उससे डार्क होली रियलम में जाने को मिलेगा, वहां के यूनिक रिसोर्सेज और बेनिफिट्स को वो उठाएगा तो वो किस लेवल तक चला जाएगा। जिसके साथ वो सब लूफेंग के ही बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर वो बंदा डार्क होली रियलम के अंदर एंटर किया तो मैं ये
ये पक्का कह सकता हूँ कि वो एक इनविंसिबल एग्जिस्टेंस बन जाएगा, जिसको जानकर रेड ड्रॉप बंदा भी यार वो भी यार लू फेंग की तारीफ करने लगता है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि जो भी बंदा डार्क होली रियलम के अंदर एक इनविंसिबल एग्जिस्टेंस बन जाता है तो उसे सीनियर युआन और बाकी के बंदे खुद से गाइड किया करते हैं कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है केज वर्ल्ड को ब्रेक थ्रू करने के लिए। इसके साथ वो ओल्ड मैन क्या आता है कि मैंने सुना है कि जो भी बंदे इनविंसिबल लेवल तक चले जाते हैं उनमें से बहुत सारे बंदे केज वर्ल्ड को ट्रांसेंड कर जाते हैं, उनकी अपनी खुद की एक अलग ही तरीके की एग्जिस्टेंस बन जाती है। अब इन तीनों बंदे ने सेमी ह्यूमन लेवल डॉग्स को मास्टर कर दिया था। इनके कल्टीवेशन लेवल पूरी तरह से रिफाइन हो चुकी थी, लेकिन कोई भी इनविंसिबल नहीं कहलाते थे और ना ही उनकी इतनी काबिलियत थी, उनकी इतनी टैलेंट थी कि वो सीनियर युआन के द्वारा गाइड किए जा सके। जिसके साथ विंग्ड वुमेन उन दोनों से कहती कि क्या तुम दोनों वापस जा रहे हो, तो वहां पे बोल्ड मैन कहता है कि मैं पहले यूनान सिटी में जाकर लू फेंग से पर्सन से मिलना चाहता हूं, क्योंकि एक बार वो इनविंसिबल बन गया तो हमारे पास चांस नहीं हुआ कि हम उससे मिल पाएंगे। उसकी ऐसी स्ट्रेंथ बिना डार्क होली रियलम में आए हुए ही इतनी है, तो सोचो उसकी पावर्स कितनी होगी, तो ये मीटिंग वर्थ इट जरूर होगी। और विंगलिंगली मतलब वो चाहते हैं कि यार उनका दोस्ती उनकी फ्रेंडशिप वैसे लोगों से हो जो कि आगे चलकर पोटेंशियल रखते हैं कि वो केज वर्ल्ड से ब्रेक थ्रू कर सके। और लू फेंग के अंदर उन्हें ये पोटेंशियल दिखता है, इसी वजह से वो लू फेंग से मिलने के लिए जाते, वरना यार उनका कोई काम नहीं था। मिशन कंप्लीट हो गया तो वापस अपने डार्क होली रियलम में जाते ना। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हुआ। जो नेक्स्ट एपिसोड है वो आज ही आ जाएगी, जो कि शाम में आएगी ऑब्वियसली। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।